टुडे विल स्टार्ट विद सम लॉज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व मीन्स it will remain the same, it will not change, law of conservation of mass। ये लो आपने 9th क्लास में भी किया होगा, वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं है, बट कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसको सिंपल वे में लेते हैं, जो कि सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जिस तरीके से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, अब हमें ऐसा लगता है कि जो वाटर है वो आ रहा है क्लाउड से, ठीक है, ऐसा नहीं है। वाटर कहीं से भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो तो क्या हुआ था, जो वाटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वेपर में जाकर के क्लाउड बने, दोबारा अर्थ पे आ गया, फिर दोबारा अर्थ से गया, फिर नीचे आ गया। तो एक साइकिल है, इसमें कहीं पर भी वाटर प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है, क्योंकि जितना वाटर ऊपर गया उतना ही वाटर फिर दोबारा से रेन की फॉर्म में नीचे आ गया। अब इसमें देखो होता क्या है, चेंज क्या आया है। लिक्विड फॉर्म में वाटर था, सी पॉन्ड्स रिवर्स में, ठीक, और वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो क्या हुआ, वाटर सेम था बट कन्वर्ट किस में हो गया, वेपर में, और ऊपर जाके क्लाउड बन गए। वो दोबारा से जो क्लाउड्स थे वेपर की फॉर्म में नीचे आए, लिक्विड बन गए। जस्ट उनकी फॉर्म चेंज हुई है, बट ना तो वो डेवलप हुए, ना तो क्रिएट हुए और ना ही वो डिस्ट्रॉय हुए। तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि आप किसी भी मास को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हो। मास का मतलब क्या, कोई भी मैटर, कोई भी मैटर। अब जैसे वुड है, वुड कैसे बनी है, तो क्या हुआ था, जो सॉइल थी, सॉइल में कुछ न्यूट्रिशंस थे, साथ में उसने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज किया, ठीक, और एक ट्री डेवलप हुआ और ट्री से क्या बनी, वुड। बट ट्री उतना ही डेवलप हुआ है जितना उसने सॉइल से न्यूट्रिशन लिए, वो उसने सॉइल का मींस ट्री ने सॉइल के न्यूट्रिशंस को यूज किया, ठीक, एंड जो सॉइल के न्यूट्रिशन सब्सटेंस थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वुड के अंदर, मींस ट्री के अंदर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, जैसे आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स एंड दे चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट। जैसे कि C+O2, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, ये रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, CO2। अब ना तो प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकते हो, इसके लिए आपको जरूरत है रिएक्टेंट की, मींस आप किसी भी चीज को क्रिएट नहीं कर सकते विदाउट द रिएक्टेंट, और ना ही आप रिएक्टेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप सोचो कि C+O2 को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं और ये कुछ ना रह जाए, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो आपका सब्सटेंस केवल वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ना तो वो डेवलप प्रोड्यूस हो सकता है और ना ही वो क्रिएट हो सकता है। यही कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने। बट ये बहुत पुरानी बात थी, जिस समय तक कुछ रिएक्शंस नहीं हुई थी, और जो रिएक्शंस मींस जिस बेसिस पे कहा गया था उस समय एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ठीक। फिर बाद में जब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स आई, तो पता ये लगा कि हर रिएक्शन में कुछ मास यूज होता है, ऐसा नहीं है कि मास यूज ना हो। कोई भी रिएक्शन हो बहुत स्लाइट अमाउंट में, अब वो इतना कम मास है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो आप फील करना चाहो तो यू कांट फील कि कुछ वेट कम हुआ है, नहीं होगा। तो मास यूज होता है, और वो मास यूज क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होगी, जिसे मैं कहता हूँ A+B, जब भी कोई रिएक्शन होगी तो कुछ अमाउंट में हीट मींस एनर्जी प्रोड्यूस होगी, डेल्टा हीट, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी।
और एनर्जी अब देखो कहाँ से आई है, एक्चुअल में एनर्जी वो आती है मास की डिस्ट्रक्शन से। कुछ मास टूटता है, खत्म हो जाता है, और उससे क्या निकलती है, एनर्जी। तो यानी कि कुछ मास यूज होता है इन रियलिटी में। उसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन करते हो ना, आपके पास मान लो 1 kg कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल है, थोरियम, यूरेनियम, को जो काम आता है एटॉमिक बम बनाने में, या फिर ये जो आपके पास एटॉमिक पावर स्टेशन है वहाँ पे होता है यूज़। तो आपका 1 kg में से बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ हो जाएगा, आपको थोड़ा सा अमाउंट ही बचेगा वेस्ट की फॉर्म में। इसका मतलब उसमें क्या हुआ, मास पूरा का पूरा यूज़ हो गया। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन में इतना मास यूज़ क्यों होता है, तो देखो उसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। देखो यहाँ पर ना आपको समझना पड़ेगा, जो आइंस्टाइन ने एक अपनी इक्वेशन दी थी, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू सी स्क्वायर। सी का मतलब है यहाँ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका भी स्क्वायर, ये होगा सी स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर मास 1 ग्राम भी है, देखो कितनी एनर्जी निकलेगी, 1 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या करेंगे हम, स्क्वायर के लिए 9 और 16, देखो कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा ये। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसका रीजन क्या है, देखो हम फ्यूल बर्न करते हैं, पेट्रोल, डीजल और मे बी वुड, तो एनर्जी जो निकलती है बहुत कम निकलती है। वो क्यों, और उसमें मास यूज नहीं होता है। आप अगर पेट्रोल जलाते हो तो उसमें इतना मास यूज नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जब आप इन्हें बर्न करते हो तो मास एक्चुअल में यूज नहीं होता है, मीन्स एटम नहीं टूटता है। वहाँ टूटता क्या है, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं। जैसे मान लो, देखो आपने शायद जो 10th तक पढ़ा हुआ है, जैसे ये क्या है, CH4 मीथेन, ये आपकी जो LPG गैस है उसमें होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 को ऐसे लिखेंगे, CH 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 CH, और जब हम इसको बर्न करेंगे तो केवल ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड। अब क्योंकि इसमें केवल बॉन्ड टूट रहा है, एटम नहीं टूट रहा है। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम टूट जाता है, जो पढ़ा है, देखो अपन 9th क्लास तक पढ़ा होगा कि एटम किससे बना है। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में पूरा का पूरा एटम ही टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, प्रोटॉन अलग हो जाएंगे, न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे। इसीलिए इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी ही है। जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जब वो टूटता है तो ट्रमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ठीक है, और ये सिंपल तो ये हुआ, कार्बन हाइड्रोजन टूट गया, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, ये जो एटम है इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, सब टूट जाएंगे। पूरा का पूरा एटम टूटेगा, लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। अब एटम टूट गया मींस मैटर खत्म हो गया, मास खत्म हो गया, क्योंकि मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर क्या है, एटम है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्योंकि एटम ही टूट गया, मास खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो यानी कि लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि मास डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर फिर इसके साथ में ये भी आता है कि जितना मास डिस्ट्रॉय हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। ऑल्दो सिंपल रिएक्शन में भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बट वेरी 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 नेग्लिजिबल अमाउंट, यू कांट नोटिस दैट। बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट्स इनटू द एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मॉडिफाई कर दिया गया है। इट इज रिटन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, कि अगर मास कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, ठीक, तो ये लॉ को अब इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया है। सेकंड जो हमारे पास लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये भी हमारे पास 9th में था, ठीक, इसको भी करते हैं दोबारा से, आराम से करेंगे बिल्कुल ही। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, काफी कुछ
लो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि व्हाट इट मींस कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट मींस सेम, प्रोपोर्शन मींस रेशियो, यानी कि इसमें रेशियो सेम रहेगी। किसकी, वो देखते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास CO2 है, CO2 ठीक, किससे बना है, C+O2 से, ये क्या हो गया CO2। ऐसे ही H2O वाटर है। अभी देखो मान लो हम आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं CO2 का। आप ये कार्बन कई तरीकों से ऑब्टेन कर सकते हो, जैसे कि वुड में भी कार्बन होता है, पेट्रोल, डीजल, LPG, हर जगह ये कार्बन होगा, ये बर्न होगा और क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, CO2। अब देखो आप किसी भी चीज को बर्न करो विद ऑक्सीजन, जो CO2 प्रोड्यूस होगी मींस कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला यही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा CO2 ही रहेगा। आप जैसे मर्जी इसको बर्न करो, हम जब भी प्रोड्यूस होगा साथ में गैस, उसका फॉर्मूला CO2 ही रहेगा। अब CO2 रहेगा तो इसमें कार्बन का कितना होता है मास, 12, एंड व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, 16। देखो ये आपको बता चुके हैं पहले, आपको आने चाहिए कि कार्बन का जो एक कॉमन का जो अभी आल्टो अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूँ आपको, कुछ एक एटम के मास आपको आने चाहिए, नंबर सबके आने चाहिए 20 तक, 20 तक तो सबके नंबर आने चाहिए जो आपको देखो 9th 10th में करवाए हुए हैं। और उसके बाद मास कुछ कॉमन के, जैसे कि कार्बन का होता है मास 12 एंड जो मास होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो गया टोटल मास 32। अब हमेशा ये मास देखो C का 12 रहेगा और O का रहेगा 32, इसकी रेशियो लोगे तो ये आपका 4 से होगा तो 3 एंड 8। अब देखो ये रेशियो आ गया 3:8 कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास, और ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई ये लॉ बना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इट स्टेट्स दैट, बड़ा सिंपल है, इट स्टेट्स दैट इन ए प्योर कंपाउंड, देखो CO2 प्योर है, इसमें कुछ और नहीं जुड़ा हुआ है, मींस साथ में कोई और एटम नहीं जुड़ा हुआ है। CO2 is a pure compound, so it states that in a pure compound the ratio of mass, the ratio, ये ratio है, the ratio of mass of two different elements, अब कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, the ratio of mass of different elements is always constant। ये रेशियो जो इनका बीच का जो मास का रेशियो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो रहेगा ही रहेगा। ये CO2 है और रेशियो हमेशा क्या रहेगी 3:8, जैसे कि H2O है, वाटर है, अब वाटर में क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन 1, कितने हाइड्रोजन है 2, रेशियो। ऑक्सीजन का कितना आएगा, अभी किया था हमने 16, तो रेशियो कितना आया 1:8। तो वाटर के अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम रहेगा, दैट विल बी 1:8, और यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि किसी भी प्योर कंपाउंड के अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड किससे बना हुआ है, एलिमेंट से, जैसे कि बात करें नाइट्रोजन NO2, तो NO2 एक कंपाउंड है, उसके एलिमेंट कौन से हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो एलिमेंट्स के मास में जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, चलो अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन बाद में आई है। अब देखो क्योंकि वैसे तो आपके पास ये इतना है नहीं NCERT में, बट फिर भी आप अपने फर्दर प्रिपरेशन के लिए कभी आगे जाते हो कंपटीशन वगैरह, उसमें हेल्प के लिए आपको ये सही रहेगा, पूरा आना चाहिए आपको कि ये कहाँ पर फेल हो जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहाँ पर जाकर के फेल होता है। इट फेल्स इन द केस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के केस में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फेल हो जाता है। अब देखो आइसोटॉप क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट चेंज नहीं होगा, जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, अब कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ऑल्दो कार्बन 12 प्रेजेंट होता है 98 पॉइंट समथिंग %, मींस देखो सुनो, समझो इसको, आइसोटॉप को भी आगे काम भी आएगा। ये क्या होता है आइसोटॉप के ना, जितने भी आपके एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये सब नेचुरल बने हुए हैं, हमने इनको डेवलप नहीं किया है। हाइड्रोजन नेचर में बना है, ऑक्सीजन नेचर में बना है, ठीक। तो जब ये बने तो क्या हुआ, जैसे बोलते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन कभी ना कभी कोई गलती हो जाती है, कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, इवन ह्यूमन बीइंग में भी होता है, किसी में
कोई ना कोई डिफेक्ट होता है जब फॉर्मेशन होती है बॉडी की। तो ऐसे ही जब एटम्स बनते हैं तो 100 में से ना, मतलब हम बात करो कार्बन की, मान लो जब कार्बन के एटम बने थे नेचर के अंदर, तो हुआ क्या कि 100 में से 98 एटम तो बिल्कुल सही बने, वो कार्बन के जैसे होते हैं वैसे ही बने। कैसे बने? कार्बन 12 का मतलब क्या हुआ कि उसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन 1 2 3 4 5 6 और 6 न्यूट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने न्यूट्रॉन दिखा दी, ये प्रोटॉन दिखा दी, ये बने। अब 6 + 6 12, इसको बोला हमने कार्बन 12, भी वो वाला कार्बन जिसका मास 12 है। ठीक, 98 तो ऐसे बन गए, लेकिन आउट ऑफ 100 1 ऐसा बन गया जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। क्योंकि देखो क्या हुआ था, एटम कैसा बना हुआ नेचर के अंदर कि प्रोटॉन नजदीक आए, न्यूट्रॉन नजदीक आए, न्यूक्लियस बना, फिर उसके आसपास इलेक्ट्रॉन आ गए। और दो एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है किसी को नहीं पता है आज तक, जो समझ रहे हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नजदीक आए, 6 प्रोटॉन इकट्ठे हुए, 6 न्यूट्रॉन इकट्ठे हुए, न्यूक्लियस बन गया, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे चलता रहा होगा। बट बीच बीच में ड्यू टू एनी वी डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, ये किसी को पता नहीं है कि रीजन क्या है, बट बाय चांस, क्योंकि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, तो बाय चांस की बात है कि किसी में 6 न्यूट्रॉन आ गए, 7 आ गए न्यूट्रॉन। तो क्या हुआ, प्रोटॉन तो 6 रहे, न्यूट्रॉन आ गए 7। अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, देखो न्यूट्रॉन कितने थे यहाँ पर 7, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। एलिमेंट प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते एलिमेंट के, अगर प्रोटॉन चेंज हो गए तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो प्रोटॉन तो 6 ही रहे, 13 आ गया, उसको बोला हमने कार्बन 13। ऐसे ही एक कार्बन ऐसा भी बन गया जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो 8 आ गए, 6 प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन 8 आ गए, तो उसका कितना मास हो गया 14, एक ये बन गया। ठीक, तो इन्हें कहा क्या गया, देखो अब ये, क्योंकि इन सब के अंदर प्रोटॉन तो 6 ही हैं, इसमें भी 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 प्रोटॉन, बट यहाँ न्यूट्रॉन 6 है या न्यूट्रॉन 7 है या न्यूट्रॉन 8 है। अब ये क्योंकि प्रोटॉन का नंबर अगर सेम है तो उसको हम कहेंगे वो सेम एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट तो सेम है बट उसके एटम्स अलग अलग हो गए। मींस एक एटम मतलब 100 में से 98 एटम तो ऐसे हो गए जिनका मास जो है वो 12 है, बट एक एटम ऐसा भी बना जिसका मास 13 था और एक ऐसा बना जिसका मास 14 था। तो इन्हें क्या बोलेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, कार्बन, एटम्स कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये इन्हें बोलते हैं आइसोटॉप्स। ठीक, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number, atomic number 666 सेम है बट मास नंबर अलग अलग है 12, 13, 14, इन्हें आइसोटॉप बोलते हैं। अब देखो जरा, समझो जरा, अब क्योंकि ये नेचर में प्रेजेंट है, आप इसे बर्न करोगे तो बाय चांस की बात है, जब आप CO2 बर्न कर रहे हो, ठीक है, जब आपने बर्न किया 100 में से 98% चांस तो यही है कि कार्बन कौन से वाला होगा, 12 वाला, फिर तो CO2 बनेगा, इसका 12, ये 32, ये सेम आ गया। बट 100 में से एक चांस ये भी है कि आपके पास जो कार्बन आया है वो 13 वाला आ जाए, कि जिसका मास क्या हो 13 आएगा। अगर जब प्रेजेंट ही है नेचर में तो वो भी तो आएगा ही आएगा। तो क्या होगा, जो आपका CO2 बनेगा वहां कार्बन का मास 13 और ऑक्सीजन का मास 32, तो रेशो ये रहेगी, इसका तो कोई चेंज होगा नहीं रेशो, तो ये तो सिंपल रेशो नहीं बनेगी इसकी, तो 13:32। और अगर कार्बन 14 आ गया, वो भी आएगा एक, तो CO2 जो बनेगा उसमें कार्बन 14, ऑक्सीजन 32, तो करोगे 7:16 बन जाएगा। तो आइसोटॉप के केस में ये लॉ फेल हो जाता है बिकॉज आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट मास नंबर। ठीक, क्योंकि अब ये रेशो किसका है, मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और आइसोटॉप में चेंज क्या हो रहा है, मास। तो आइसोटॉप के केस में ये लॉ जो है वो फेल हो जाता है। ठीक, और इसके बाद हमारे पास लास्ट लॉ है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। And what this law states, first of all, law of multiple proportion, ये समझना पड़ेगा। मल्टीपल एंड प्रोपोर्शन का मतलब कि बहुत, देखो आपके पास ना बहुत सारे कंपाउंड्स हैं,
जो कि सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल NO, NO2, N2O4, N2O5। देखो ये सब के सब किससे मिलके बने हैं? नाइट्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ऑल्दो इनके रेशियो अलग अलग है, यहाँ 1:1 रेशियो है, यहाँ 1:2 रेशियो है, यहाँ 1:2 रेशियो है, यहाँ 2:5 है। ठीक इस तरीके से बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि दो सेम एलिमेंट अगर अलग अलग रेशियो में जुड़े तो क्या बन जाएगा? अलग अलग कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि दो सेम एलिमेंट अलग अलग जो है कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसके बाद ये लोग कहता क्या है? ये लोग बोलता है कि इफ टू सेम एटम्स कंबाइन, ये सेम एटम्स कंबाइन हो गए, इफ टू सेम एटम्स कंबाइन एंड मेक डिफरेंट कंपाउंड्स, then if the mass of one of the element is kept fixed, कि आप किसी इन दोनों में से किसी एक का मास फिक्स कर दो, then there will be a simple ratio in the mass of other element। जरा मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल समझ लो, कराता हूँ मैं कि मान लो आपने इसका मास फिक्स कर दिया तो इनके मास के बीच में एक सिंपल रेशियो आएगी। कैसे है देखो, करते हैं अभी इसको भी यहाँ पर प्रूव कर देते हैं और जरा समझ भी लेंगे, थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको तरीके से भी। देखो व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर कितना मास है नाइट्रोजन का? 14। देखो मास होता है नाइट्रोजन का 14। ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये मास है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, और ये सॉरी नाइट्रोजन का ये मास, तो फर्स्ट नाइट्रोजन है तो मास ऑफ नाइट्रोजन और ये मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। यहाँ नाइट्रोजन 1 ही है, मास 14 आएगा, बट कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 2, तो कितना मास आ गया? 32। यहाँ कितना है? N2O4, तो N2 है तो ये 28 हो जाएगा, क्योंकि 1 N का मास है 14, N2 है तो 28, एंड O4 मींस O का कितना मास है ऑक्सीजन का? 16 × 4 64, N2 अगेन 28, ऑक्सीजन कितने हैं? 5, तो 16 × 5 80। ठीक, ये रहा। अब देखो, आप इसमें से काम करो, मर्जी है तो इसको कर लेते पहले नाइट्रोजन। आप किसी एक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी एक का मास फिक्स कर दो, तो काम कर दो। इन दोनों, देखो इसका मास 14, इसका मास 14, इसका भी 14 कर दो आप। अगर ये 14 हुआ तो ये भी, देखो जब ये हाफ होता है ये भी हाफ रह जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 32। अब इसको भी हाफ कर दो, अगर ये 14 हुआ तो ये भी हाफ रह जाएगा, ये रह गया 40। तो इनका सबको सबका मास बराबर एक जैसा हो गया। ये कहा था उसने कि जब टू एलिमेंट्स कंबाइन हो और अलग अलग मल्टीपल कंपाउंड्स बना दें तो किसी एक एलिमेंट का मास अगर हम फिक्स कर दिया तो दूसरे एलिमेंट के मास में सिंपल रेशियो आएगा। तो देखो इसका कितना मास हुआ? एक का मास 16 रेशियो, इसका कितना मास हुआ? 32 रेशियो, इसका कितना मास हुआ? 32 रेशियो, इसका कितना मास हुआ? 40। और ये सब कट जाएंगे आपके 8 से, 2 4 4 5, लो 2:4:5 आ गया और ये प्रूव हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो व्हाट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इफ 2 or more than 2 elements combine and make a multiple number of compounds, then if the mass of one element is kept fixed, यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया, then there will be a simple ratio between the mass of other elements। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी खत्म हो गया। ठीक, तो हम आज इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा ना उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं लो मोल कंसेप्ट के ऊपर। तो आज ये करके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मोल कंसेप्ट लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो आपका 9th वाला पोर्शन है उसको इस वीडियो में ही खत्म कर दें, या आपने सब 9th में किए हुए हैं। इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को छोड़ करके इस वीडियो में जो अभी अब तक आया हुआ है सब 9th में हो चुका है। नाउ सी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
ये करना है। देखो डाल्टन जो है ना वो साइंटिस्ट, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु gave the name atom। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एटम नाम का कुछ वर्ड यूज किया। एक्चुअल में जो एटम है ना ये ग्रीक वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है अटोमियो। अटोमियो वर्ड से बना हुआ है, अटोमियो से एटम बनाया। एंड देखो एक्चुअल में टोमी मतलब ये ना मेडिकल वर्ड होता है टोमी, जैसे एनाटोमी, ठीक है। टोमी का मतलब होता है कट करना, ठीक है, जैसे कुत्ता काट लेता है वैसे ही टोमी, ठीक है। तो टोमी मीन्स कट करना, डिवाइड कर देना, कट का मतलब डिवाइड कर देना। तो एटम मीन्स विच कांट बी कट, विच कांट बी डिवाइडेड, ठीक है। तो उसने कहा था कि अब डाल्टन जो फर्स्ट साइंटिस्ट था उसने क्या कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर। और तो ये थ्योरी अब गलत हो गई है, बट हम जो हमारे सिलेबस में है उसमें चल रहे हैं कि डाल्टन को सबसे पहले जो आई थी बहुत मतलब कि ये अबाउट 300 बैक्स आई थी, तो उस समय तक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे और फर्स्ट टाइम ये किसी साइंटिस्ट ने वर्ड यूज़ किया था। तो ठीक है उस समय तक तो ये काफ़ी फेमस रहा, बट बाद में ये रॉन्ग प्रूव हो गया, कुछ पॉइंट्स रॉन्ग प्रूव हो गए, बट फिर भी इसने एक स्टार्ट किया था। तो इसलिए इसका नाम आज भी चलता है। किसने एक एटलीस्ट इतना तो किया कि एटम के बारे में बात की। तो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एटम नाम का वर्ड यूज किया। उसने कहा कि एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोला एटम, ठीक। ऑल्दो उसको कोई मालूम नहीं था कि एटम में कोई चार्ज है या नहीं है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसी कोई उसको बात मालूम नहीं थी, ठीक है। इसीलिए जो उसके पॉइंट्स आएंगे वो इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं इसके पॉइंट्स को कर लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं, और तो पार्टिकल ही बोलेंगे क्योंकि उस समय तो उसको मालूम था नहीं कि इसके अंदर भी कुछ और होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच कांट बी फर्दर ब्रोकन, इसको हम फर्दर ब्रोक नहीं कर सकते, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहा उसने, ऑल्दो ये बड़े सिंपल से पॉइंट हैं बट फिर भी उस समय इनकी इंपॉर्टेंस थी कि किसी एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे। वेरी ऑब्वियस, आपके पास मान लो गोल्ड है तो गोल्ड में गोल्ड के एटम ही होंगे, आयरन में आयरन के एटम ही होंगे। तो सेकंड पॉइंट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे। आज हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये तो होना ही चाहिए, क्यों बोला इतने बड़े साइंटिस्ट ने, बट उस समय तक के बाद बहुत बड़ी थी। थर्ड थिंग, उसका उल्टा बोल दिया, उसको लिखूंगा नहीं मैं, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। फोर्थ पॉइंट, उसने कहा कि ये एलिमेंट्स आपस में इकट्ठे होते हैं। ये बात बहुत बड़ी है, देखा जाए तो उस समय के मुताबिक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एलिमेंट जैसे वर्ड का यूज करना, एटम का यूज करना भी बड़ी बात थी। तो उसने क्या कहा कि एलिमेंट्स कंबाइन होकर के कंपाउंड बनेगा। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा उसने, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक। एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनेंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू मेक कंपाउंड, जैसे कि C+O2, तो CO2 एक कंपाउंड है, तो अलग अलग एलिमेंट कौन से हो गए, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक। बट ये थ्योरी में कुछ इसकी साइड इफेक्ट में इसकी कहेंगे हम ड्रॉबैक्स थे। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन सर्टन थिंग्स, कुछ बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आए और वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका। जैसे कि सेम एलिमेंट के एटम तो चलो ठीक है सेम है, बट व्हाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। क्योंकि देखो उसने तो ये कहा था कि हर चीज एटम से बनी है और एटम को तोड़ नहीं सकते। अब उसके एक्चुअल में उसकी मतलब जो उस समय की एक समझ थी
उसके हिसाब से, और जो डाल्टन ने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से ऐसे लगा कि एटम जो है ना, जैसे मान लो आपके घर में एक दीवार है, वो ईंटों से बनी हुई है, तो अब चलो दीवार आपकी है, एक आपका घर हो गया, एक पड़ोसी की दीवार, एक उसके और किसी की दीवार, इवन स्कूल के दीवार भी, इन सब की ईंट तो एक जैसी है, वो तो अलग अलग नहीं है। मींस ईंट का मतलब क्या हो, जिससे वो चीज़ बनी हुई है, जैसे एटम से पार्टिकल बना हुआ है, ऐसे ही आपके ईंट से दीवार बनी हुई है। दीवारें तो अलग अलग हैं बट ईंट तो एक जैसी है, ठीक है, ईंट में फर्क नहीं आ रहा है। तो उस समय ये माना गया था कि एटम तो बस एक ऐसे ये पार्टिकल है, बस एटम ऐसा माना गया। तो फिर अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग क्यों हैं, ये बात वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। ऑल्दो आप आज जानते हो, अलग बात है, उस समय तक ये चीज, क्योंकि उस समय तक उसको मालूम था ही नहीं कि एटम के अंदर शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये बातें बिल्कुल भी उसको मालूम नहीं थी। तो वो प्रूव नहीं कर सका कि अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग क्यों होते हैं। फिर वो एक्सप्लेन ये भी नहीं कर सका कि वाई दे कंबाइन, कंबाइन तो हो रहे हैं बट वाई, व्हाट इज द रीजन फॉर द कॉम्बिनेशन। अब क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन होनी है फिर तो कुछ भी कंबाइन कर जाए, फिर ये क्यों यो हो रहा है कि CO2 में C और O कंबाइन हो रहा है, CC कंबाइन कर जाए, O कंबाइन कर जाए, कुछ मतलब फिर तो हर चीज आपस में कंबाइन ही कर जाए, जबकि कुछ चीज फ्री भी रहते, कंबाइन नहीं होती दो चीजें आपस में। तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि वाई सर्टन एलिमेंट्स कंबाइन, वाई सर्टन डोंट कंबाइन, इफ दे आर कंबाइनिंग वाई दे आर कंबाइनिंग। तो इन सब चीजों में वो फेल हो गया, ठीक। और अगर ये कंबाइन होते हैं तो इनकी एक फिक्स रेशो थी, वो रेशो फिक्स क्यों बनती है वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था, ठीक। और इसके बाद जो हमने भी लॉस किए हैं ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मींस मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उनको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स थी। तो फिर इसके बाद अब डाल्टन तो यहाँ पे आया और खत्म भी हो गया, क्योंकि फिर नेक्स्ट थ्योरी आ गई थी जिसने इसको खत्म कर दिया, दैट वाज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो हम आज पढ़ते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसको कर लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है आज का हमारा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि an atom is made up of very small particles, ठीक है, ये पहला पॉइंट इसने सेम बोला, it is made up of very small particles but which can be further broken into electron, proton and neutron। इसने बोल दिया कि आप ऐसा नहीं है कि आप एटम को तोड़ नहीं सकते हो, एटम आगे टूट जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलती है कि ठीक है, एक पॉइंट उसने ले लिया डाल्टन से, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सॉरी यहाँ गलती हो जाएगी, पार्टिकल नहीं बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। कोई पार्टिकल का मतलब एक पार्ट, एक ही पार्टिकल, यूनिट मींस पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन के बाद, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन से बनता है एटम। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच कैन बी फर्दर ब्रोकन, ठीक। सेकंड फिर वो क्या बोलता है, दैट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड, कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में और क्या बनता है, कंपाउंड। तो कंपाउंड सेकंड कहते हैं कि कंपाउंड फॉर्म्स बाय डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो, के बीच में जो रेशियो है वो फिक्स रहेगी। और ये क्यों होती है रेशियो फिक्स, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो डिपेंड करती है वैलेंसी के ऊपर, और वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब क्योंकि डाल्टन के पास ये चीजें नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि जो एटम्स होते हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी हैं, कुछ प्रोटॉन भी हैं, तो उसको वैलेंसी मालूम नहीं थी। अब क्योंकि उसको वैलेंसी मालूम नहीं थी इसीलिए बता नहीं पाया था कि किस तरीके से कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं किसी एक रेशियो के अंदर। तो ये डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपने बनाया Mg और इधर से O, ठीक, या Cl कर देते हैं, Mg एंड Cl। तो अब देखो आपने सीखा 9th क्लास में कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2, Cl की वैलेंसी कितनी होती है 1, इसीलिए इसका रेशियो फिक्स है, दैट इज MgCl2 1:2।
तो ये वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रेशो रहेगा, ठीक। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने ये भी बोला था कि हम एटम्स को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज का मतलब देखो, अब पता होना चाहिए, आप कर चुके बस थर्ड चैप्टर में कि ना हमारे पास 92 एलिमेंट्स ही ऐसी हैं जो कि नेचुरल हैं, उसके बाद क्या है सिंथेटिक है, उनको बाकी एटम के साथ में कंबाइन करके बनाया गया है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये बोलती है कि हम एटम्स को चेंज कर सकते हैं, नए एटम बना सकते हैं, और उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कि आप एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बना सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में किससे बने हुए हैं, वो हाइड्रोजन से बने हुए हैं। देखो हाइड्रोजन मतलब कि मान सकते हैं कि जब हमारी अर्थ बनी है, यूनिवर्स बना, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि अर्थ और यूनिवर्स में कितना वो है, बट ये मान सकते हैं कि हाँ हमारी गैलेक्सी जब बनी तो उस समय केवल हाइड्रोजन ही प्रेजेंट था। फिर हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो गया तो हीलियम बन गया, फिर वो हीलियम प्लस हाइड्रोजन मिला तो लिथियम बना, फिर वो लिथियम में एक और हाइड्रोजन आ गया बेरिलियम, ऐसे बनते बनते चले गए। तो हाइड्रोजन जो है वो मेन सबसे आपका एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट है, उसके बाद ही बाकी एलिमेंट उससे बने हैं। और यही बात उसने कही थी कि हम एटम्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। और इसमें आपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जितनी बातें आपको मालूम है वो सब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने आपको बताई हुई है, जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं, ठीक। तो ये यहाँ तक हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हो गई है। इसके पॉइंट्स जो हैं वो आपको नोट में दिए हुए हैं, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। और अब कल हम इसके बाद मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।